तो होप लास्ट टाइम मैंने जो लेक्चर लिया था वो आपने पढ़ लिया होगा। ओके, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा बहुत है, लेकिन आगे वो कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो अभी जो मैं ले रहा हूँ वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और स्मूथली समझ में आ जाएगा और लॉन्ग टर्म याद भी रहेगा। अदरवाइज मैं लास्ट में वो चार सारी चीज़ें भी बताऊंगा कि जो एटलीस्ट एग्जाम में लिख के आनी है, जिससे 50% मार्क आ जाएंगे। ठीक है, तो आप पढ़ लिया तो वेरी गुड। ओके, तो अभी हम आगे देखेंगे व्हाट इज एकोमोडेशन, लेकिन लास्ट का थोड़ा रिवाइज कर रहे थे, बाद में एकोमोडेशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्या देखा हमने लास्ट में कि अगर आपने कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया है तो कन्वर्जेंस होगा, अगर आपने कॉन्केव लेंस यूज़ किया है तो डाइवर्जेंस होगा। अगर आपका लाइट सोर्स फ्रॉम अ फार रीजन है, अगर आपका लाइट सोर्स फ्रॉम अ फार सोर्स और अ डिस्टेंट सोर्स है तो वो पैरेलल हो गए। अगर आपका लाइट सोर्स फ्रॉम अ नियर है तो डाइवर्जेंस रेज हो गए। तो फार और अ डिस्टेंट सोर्स गिव्स यू पैरेलल रेज, नियर और अ पॉइंट सोर्स गिव्स यू डाइवर्जेंस रेज। ओके, इसके बाद हमने देखा स्फेरिकल लेंस एंड सिलिंड्रिकल लेंस। स्फेरिकल में कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, सिलिंड्रिकल में हमने देखा कि सिलिंड्रिकल ओनली वन प्लेन में करते हैं। ओके, और दो सिलिंड्रिकल मिलके अगेन वापस स्फेरिकली हो जाएगा, क्योंकि सिलिंड्रिकल आइदर हॉरिजॉन्टल काम करते हैं या वर्टिकल काम करते हैं। सो दे वर्क आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, लेकिन आपने दोनों राइट एंगल वाले यूज कर लिए एक दूसरे के, एक हॉरिजॉन्टल भी यूज किया और एग्जैक्टली राइट एंगल पे एक वर्टिकल भी यूज किया, तो दो मिलके वापस अपना वो स्फेरिकल लेंस ही हो जाएगा, मतलब कॉन्वेक्स और कॉन्केव की तरह स्फेरिकल लेंस ही हो जाएगा। ओके, और थर्ड की हमने देखा फोकल पॉइंट एंड फोकल लाइन। अगर आपने सिलिंड्रिकल यूज किया है तो फोकल लाइन मिलेगी, अगर आपने स्फेरिकल यूज किया है तो फोकल पॉइंट मिलेगा। ओके, फोकल पॉइंट, क्योंकि ये दो सिलिंड्रिकल है लेकिन बन क्या गया वो स्फेरिकल, तो आपने ये स्फेरिकल यूज किया तो फोकल पॉइंट मिलेगा, अगर आपने सिलिंड्रिकल यूज किया तो फोकल लाइन। ओके, फिर हमने डायोप्टर का भी कंसेप्ट देखा। तो अब हम आगे अपना एकोमोडेशन वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत ये देख लेते हैं कि इमेज कैसे बनती है। ऐसे इमेज बनती है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारी ह्यूमन आई में मान लो हम कुछ ऐसा देखते हैं, इमेज ऐसी बनती है रेटाइना पे। ये इमेज कहाँ पे बनती है? रेटाइना पे। लेकिन हमारा ब्रेन इतना ट्रेंड है कि वो रेटाइना की ऐसी इमेज को समझता है कि ऐसी है। तो हम कुछ भी ऐसा देखते हैं, वो इमेज रेटाइना में भले ऐसी बने, लेकिन ब्रेन इतना ट्रेन है कि वो ये इमेज को समझ जाता है कि वो ऐसा है। क्लियर? तो ये रेटाइना में इमेज ऐसी बनेगी, लेकिन ब्रेन को समझ में आ जाएगा ऐसा, मतलब एक्चुअल में ऐसा पिक्चर है। क्लियर? So the image is upside down with respect to the original object and the two lateral sides of image are reverse. तो convex lens कैसी इमेज बनाता है? upside down with respect to the original object। तो आप देखो ये है अप तो ये चला गया डाउन, ये है डाउन तो ये चला गया अप, तो ये हो गया अपसाइड डाउन। ओके, और दूसरा क्या लिखा है? इमेज आर रिवर्स विद टू लेटरल साइड। तो दोनों जो लेटरल साइड होगी वो इमेज रिवर्स्ड हो जाएगी। तो वो यहाँ पे समझना बहुत टफ है, लेकिन क्योंकि पिक्चर में इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा, पर आप देखो कि अपसाइड डाउन में भी आप देखो तो ये अप आ गया, ये डाउन आ गया, ये डाउन वाला चला गया अप। ओके, लेकिन आप ये लेग ऐसे था तो ये हो गया, तो लिटरल साइड भी रिवर्स होती है। ओके, वो आपको इस एंगल में दिखेगा, ये राइट एंड लेग, ये राइट लेग, ये लेफ्ट लेग, तो राइट वाला लेफ्ट में दिखेगा, लेफ्ट वाला राइट में दिखेगा। लेकिन इसमें हमें बहुत नहीं फंसना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं। हमारे लिए ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि भले रेटाइना में ऐसी इमेज बने, लेकिन ह्यूमन बॉडी ऐसी इमेज को करेक्ट करके एबल है ह्यूमन आई और ह्यूमन ब्रेन के ऐसी इमेज को भी वो ओरिजिनल ऐसी है वो समझ लेता है। अब हमें समझना है कि रिफ्रैक्टरी पावर क्या है। हमने देखा पहले लेक्चर में व्हाट इज रिफ्रैक्टरी पावर, व्हाट इज डायोप्टर, ये सब हम समझे हैं। जिसने नहीं पढ़ा वो वापस पहला लेक्चर सुन के उसको रिवाइज कर ले, तो ये अब आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने वहाँ पे एक चीज़ पढ़ी थी, रिफ्रैक्टरी इंडेक्स। रिफ्रैक्टरी इंडेक्स का मतलब था कि एयर में स्पीड और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस में स्पीड। मैंने बोला था एयर में 3 लाख की और कोई और चीज़ में भी 3 लाख है तो रिफ्रैक्टरी इंडेक्स 1 हो जाएगा। ग्लास के लिए मैंने बोला था एयर में 3 लाख है, कांच में 2 लाख है, तो उसका रिफ्रैक्टरी इंडेक्स होता है ग्लास का 1.5। तो अभी ह्यूमन आई का रिफ्रैक्टरी इंडेक्स कितना होता है वो हमें देखना है। तो ह्यूमन आई में अलग अलग इंटरफेस आते हैं। हमने देखा था कि वो रिफ्रैक्टरी इंडेक्स कब बनता था,
ये एक इंटरफेस और दूसरा इंटरफेस। जब आप एयर में से ग्लास में गए तो चेंज हुआ मीडियम, उसकी वजह से ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे बना। ओके, ग्लास का हुआ 1.5 क्योंकि 3 लाख अपॉन 2 लाख। ओके, 3 लाख एयर की स्पीड है, ग्लास की स्पीड होती है 2 लाख। तो ये, लेकिन ह्यूमन आई में ऐसा बार बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग बनते हैं। ओके, और हमें वो समझना है कि हर एक में कितना रिफ्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले आप एयर में आपका रेज आ रहा है लाइट का, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1। फिर आपने गए एयर में से, क्या हुआ कॉर्निया सबसे पहले, तो इसका हुआ 1.38। फिर आप आए एक्वस ह्यूमर में, इसका है 1.33। इसके बाद आए आप लेंस में, इसका है 1.40। और इसके बाद आए आप विट्रस ह्यूमर में 1.34। ये सारा एनाटॉमी का पार्ट है, ये आपको एनाटॉमी में चलेगा, या फिर इसको अलग से मैंने ग्लोकोमा वाले चैप्टर के साथ भी लिया है, तो आप पढ़ लेना। जो ग्लोकोमा का वीडियो है इसमें मैंने फंक्शंस एंड एनाटॉमी आई लिया है थोड़ा बहुत, उसमें ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि लेंस कहाँ पे होता है, प्यूपिल क्या है, कॉर्निया क्या है, वो सब समझे चुके हो तो ये आसानी से समझ में आया। तो ये लेक्चर बाकी है, तो आप ग्लोकोमा एक बार भी पढ़ लेना और इसके आगे वाला लेक्चर भी पढ़ लेना। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट करके। ओके, तो अगेन एयर का कितना 1, तो वो सारे समझे, उसको आसानी से समझ में आ गया। क्लियर? तो एयर का 1, कॉर्निया का 1.38, एक्वस ह्यूमर 1.33, लेंस 1.40, विट्रस ह्यूमर 1.34। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एक्वस ह्यूमर का 1.33, विट्रस ह्यूमर का 1.34। तो 1.33 एक्वस का, विट्रस का 1.34, कॉर्निया का 1.38 एंड लेंस का 1.40। और ये तो 1 है ही। ओके, तो 38 और 40 कॉर्निया एंड लेंस, 33 और 34 एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। क्लियर? तो ये पांचों याद रह गए। अभी आपको समझना है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको एमसीक्यू में नीट में बार बार पूछेंगे कि किसका रिफ्रैक्टरी इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, किसका रिफ्रैक्टरी इंडेक्स सबसे ज़्यादा है ह्यूमन आई में। तो क्या आंसर आएगा? लेंस। लेंस का रिफ्रैक्टरी इंडेक्स 1.40 है, वो सबसे ज़्यादा है ह्यूमन आई में। ओके, अभी आपको सेकेंड टाइम वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, ह्यूमन आई में रिफ्रैक्शन कहाँ पे मैक्सिमम होता है, ह्यूमन आई में रिफ्रैक्शन कहाँ पे मैक्सिमम होता है, वो आपको पूछ सकते हैं। तो उसका आंसर लेंस नहीं आएगा। वो आपको कैसे समझना है कि रिफ्रैक्टरी इंडेक्स भले लेंस का ज़्यादा है, लेकिन रिफ्रैक्शन किस पे डिपेंडेंट है? रिफ्रैक्शन इस पे डिपेंड है कि पहले मीडियम और दूसरे मीडियम में कितना चेंज था। आप देखो, इसका 1.40 है, लेकिन एंट्री कहाँ से हो रही है? यहाँ से। यहाँ का कितना है? 1.33। तो आप 1.33 का 1.40 हो रहे हो, तो ये इतना बड़ा चेंज नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, एयर का हो रहा है 1 और कॉर्निया का हो रहा है 1.38। तो दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस। आप देखो कि एयर का रिफ्रैक्टरी इंडेक्स 1 है और कॉर्निया का 1.38 है, तो 1 और 1.38 में बड़ा डिफरेंस है। इसकी वजह से यहाँ पे रिफ्रैक्शन मैक्सिमम होगा। तो रिफ्रैक्टरी इंडेक्स मैक्सिमम लेंस का है, लेकिन रिफ्रैक्शन मैक्सिमम होगा एयर और कॉर्निया के बीच में, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1.30 है, यहाँ पे डिफरेंस बड़ा है 0.38 का। क्लियर एवरीवन? वाइल आप देखो, एक्वस ह्यूमर का होता है 1.33 एंड विट्रस ह्यूमर का होता है 1.34। तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टरी इंडेक्स और ये दो। अब हमें समझना है इंपॉर्टेंट थिंग कि डायोप्टर पावर कितना होता है। तो हमें समझना है कि हर एक का डायोप्टर पावर अलग अलग होगा। ओके, क्योंकि रिफ्रैक्टरी इंडेक्स के हिसाब से डायोप्टर पावर भी अलग अलग होगा। सबसे हाई डायोप्टर पावर किसका होता है? तो वो आपको याद रखना है, सबसे हाई डायोप्टर पावर होगा लेंस का, क्योंकि लेंस का रिफ्रैक्टरी इंडेक्स 1.4 है, तो डायोप्टर पावर भी सबसे हाई किसका होगा? लेंस का। कितना होता है? 20 डायोप्टर्स। कितना होता है? 20 डायोप्टर्स। ओके, तो इसको फिर मैं आगे अलग से आपको समझाता हूँ। अभी आप ये याद रखो कि टोटल रिफ्रैक्टरी पावर कितना, ये याद रख लो तो वो आसानी समझ में आ जाएगा। टोटल रिफ्रैक्टरी पावर का मतलब क्या है? अगर हम ये सभी का रिफ्रैक्टरी पावर इकट्ठा कर लें, अगर हम इसका 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 सभी का रिफ्रैक्टरी पावर इकट्ठा कर लें, तो जो हमें मिलता है वो होता है एक रिड्यूस्ड आई करके वर्ड आता है। रिड्यूस आई मतलब आपने सभी का रिफ्रैक्टरी पावर मिला लिया, तो जो मिलता है डायोप्टर, उसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड आई। तो रिड्यूस आई का मतलब है अगर आपने सारे रिफ्रैक्टरी पावर मिला लिए
तो जो फाइनली जो पावर मिलता है रिफ्रैक्टरी पावर वो होता है रिड्यूस आई। तो रिड्यूस आई मतलब इफ ऑल द रिफ्रैक्टरी सरफेस ऑफ आई आर algebraically एडेड टूगेदर देन कंसिडर टू वन सिंगल लेंस, तो जो मिलता है वो होगा रिड्यूस आई। तो वो नंबर आ रहा है 59। अभी इसमें से कंसेप्ट ये है कि 59 में से 1/3 होता है लेंस का 20, ओके, और सबसे मैक्सिमम होगा, अगेन मैंने वो 20 वाला मैक्सिमम बोला था, पर वो करेक्ट आप करना, मैक्सिमम कॉर्निया का होता है 40 के आसपास, ओके। तो 40 और 20 मिलके 60 हो जाएगा, ओके। कंसेप्ट ये है, मैंने भी थोड़ा गलती से वो बोला, लेकिन आपको कैसे याद रखना है, लेंस का रिफ्रैक्टरी इंडेक्स होता है सबसे हाई 1.40, लेकिन रिफ्रैक्शन मैक्सिमम होता है कॉर्निया पे, क्योंकि कॉर्निया पे क्या होता है, बाहर 1 है अंदर 1.38 है, तो डिफरेंस बड़ा है और रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन अ डिफरेंस। तो वो कंसेप्ट क्लियर, और उसी की वजह से डायोप्टर पावर चाहे जो भी हो, लेकिन चेंजेस आपको मिलेगा मैक्सिमम यहाँ पे 20 डायोप्टर का और यहाँ पे 40 डायोप्टर का, ओके। तो लेंस का 20 डायोप्टर है, दैट इज एट 1/3, और 2/3 होगा कॉर्निया पे, दैट इज 40, और 40 + 20 हो जाएगा 60। क्लियर सबको? अगेन वापस मैं बोल देता हूँ, डायोप्टर पावर 2/3 होता है कॉर्निया का, 1/3 होता है लेंस का। 2/3 40 कॉर्निया का, 1/3 लेंस का 20। 40 और 20 में मैक्सिमम डायोप्टर पावर होता है आपका 40 कॉर्निया का। तो डायोप्टर में फाइनल में कीवर्ड आपको कुछ नहीं समझ में आया, फाइनल कीवर्ड्स क्या याद रखना है आपको, कि मैक्सिमम डायोप्टर पावर आएगा कॉर्निया का 40, इसके बाद मैक्सिमम रिफ्रैक्टरी इंडेक्स आएगा लेंस का 1.40, एंड मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होगा एट द कॉर्निया, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन एयर एंड कॉर्निया इज अ ह्यूज, 0.38 का है, यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा ही है। तो 1.40 क्या है, हाईएस्ट रिफ्रैक्टरी इंडेक्स लेंस का। रिफ्रैक्टरी पावर किसका हाईएस्ट है, 40, ओके, दैट इज कॉर्निया। एंड कहाँ पे मेनली रिफ्रैक्शन होगा, एयर और कॉर्निया के बीच में, क्योंकि वहाँ पे चेंज मैक्सिमम है, और सभी का हमने इकट्ठा मिला लिया, तो इसको हम बोलेंगे रिड्यूस आई, दैट इज अ 59 डायोप्टर। अब यहाँ पे की कंसेप्ट बन रहा है कि लेंस का तो ओनली 20 ही है, तो भी हम हमेशा क्यों लेंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं, इसका तो कितना ज़्यादा है 40 है आप देखो, लेकिन लेंस का तो 20 है, तो हम क्यों हमेशा लेंस के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या ऐसा कुछ यूनिक है लेंस में जो इसको यूनिक बनाता है। तो वो हमें समझना है कि भले ही लेंस का रिफ्रैक्टरी पावर 20 डायोप्टर का है, लेकिन वो अपना 20 का डायोप्टर पावर चेंज करके 32 तक ले जा सकता है, दैट इज अ यूनिकनेस इन अ लेंस, ओके। इसमें से ओनली लेंस ही ऐसा है कि जो अपना रिफ्रैक्टरी पावर 20 का 32 बना सकता है, बाकी कोई भी स्ट्रक्चर के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो अपना रिफ्रैक्टरी पावर बढ़ा सके, ओके। ये ओनली एंड ओनली लेंस हैव एबिलिटी टू चेंज देयर रिफ्रैक्टरी पावर, दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड लेंस वेल, ओके। तो यहाँ पे दिखा है आपका ये लेंस नॉर्मली कैसा दिखा है, ऑलमोस्ट फ्लैट, मतलब कॉन्केव नहीं पर ऑलमोस्ट फ्लैट दिखा है, और ये फ्लैट का हो सकता है कॉन्वेक्स, ऐसा बन सकता है कॉन्वेक्स, ओके। तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट है, अगर ये ऑलमोस्ट फ्लैट है तो इसका डायोप्टर पावर कितना आएगा 20 का, लेकिन ये ऐसा हो गया कॉन्वेक्स, उस वक्त इसका डायोप्टर पावर कितना हो गया 32 का, तो ये 20 का 32 बना सकता है, प्लस 12 चेंज कर सकता है, ये केवल लेंस के पास है और किसी के पास नहीं, इसी के लिए हमें लेंस को समझना है। तो नॉर्मली ऐसा होता है, कैसा बन सकता है, कॉन्वेक्स, मतलब 12 का डायोप्टर बढ़ा सकता है। इसको हम क्या बोलोगे, एकोमोडेशन। अगर कोई व्यक्ति 20 पे भी काम कर रहा है, कोई व्यक्ति 32 पे भी काम कर सकता है, इसको हम बोलोगे एकोमोडेशन। जैसे आपका हॉस्टल में रूम पार्टनर होगा, 2 पार्टनर रह रहे हो, फिर आप तीसरे को भी एडजस्ट कर रहे हो, तो यू आर एकोमोडेटिंग हिम वेरी वेल, तो इसको हम बोलेंगे एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन पावर 12 डायोप्टर का होता है, ये 20 का 32 हो सकता है, ये 12 डायोप्टर पावर जो हो वो एकोमोडेशन पावर लेंस का है। क्लियर एवरीवन? नाउ व्हाट इज एकोमोडेशन? एकोमोडेशन मतलब आप दूर का भी देख सकते हो, नज़दीक का भी देख सकते हो, इसको हम बोलेंगे एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन मतलब अ यूनिक मैकेनिज्म बाय विच वन फोकस डाइवर्जिंग रेज कमिंग फ्रॉम अ नियर ऑब्जेक्ट रेटिना, ओके। तो नियर भी देख सकते हो, फार भी देख सकते हो। जो दूर का देख सकते हो उसको बोलेंगे फार पॉइंट, कि कितना दूर का देख सकते हो। नियर का जो देख सकते हो उसको बोलेंगे हम नियर पॉइंट, और फार पॉइंट और नियर पॉइंट का डिस्टेंस होगा वो होगा आपका रेंज ऑफ एकोमोडेशन, ओके।
तो रेंज मतलब कितना, कि आप फार का क्या देख सकते हो, नियर का क्या देख सकते हो, इसका डिफरेंस हो जाएगा आपका रेंज ऑफ एकोमोडेशन। ओके, और दूर का देखने के लिए और नज़दीक का देखने के लिए डायोप्टर पावर जो चेंज करना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन। तो ये 4 वर्ड क्लियर सबको। व्हाट इज नियर पॉइंट, आप नज़दीक का जो देख सकते हो उसको हम बोलेंगे नियर पॉइंट। व्हाट इज फार पॉइंट, आप दूर का जो देख सकते हो उसको हम बोलेंगे फार पॉइंट। आप फार का भी देख सकते हो, आप नियर का भी देख सकते हो, ये एबिलिटी को हम बोलोगे एकोमोडेशन। लेकिन आप जो फार का देखते हो और नियर का देखते हो वो डिस्टेंस का डिफरेंस, इसको हम बोलेंगे रेंज ऑफ एकोमोडेशन, डिस्टेंस का डिफरेंस। लेकिन फार का देखने के लिए और नियर का देखने के लिए जो डायोप्टर पावर चाहिए उसका डिफरेंस, इसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन। क्लियर सबको। तो डायोप्टर पावर का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन डायोप्टर पावर इज एम्पलीट्यूड, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस इज रेंज ऑफ एकोमोडेशन। क्लियर सबको एवरीवन, एकोमोडेशन। अब वापस आपको यहीं पे समझना है कि अगर आप कोई चीज़ फार की देख रहे हो तो लाइट कैसी आएगी, पैरेलल, जो आपने पहले लेक्चर में डिस्कस किया वही कंसेप्ट। अगर आप कोई भी चीज़ फ्रॉम अ फार विजन का देख रहे हो तो लाइट आएगी पैरेलल्स। ओके, अगर आप कोई भी चीज़ फ्रॉम अ नियर विजन देख रहे हो तो लाइट आएगी डाइवर्जेंस। आपको क्या करना है, चाहे आप फार का देख रहे हो चाहे आप नियर का देख रहे हो, आपको फोकस यहीं पे करना है, पहला और तीसरी वाली फिगर देखना, क्योंकि यहाँ पे रटाई ना होती है। पहली फिगर और तीसरी फिगर देखो, ये डिस्टेंस ह्यूमन आई में फिक्स है, हमें ये फिगर में नहीं फंसना है। ह्यूमन आई में क्योंकि लेंस और रटाइना का डिस्टेंस फिक्स है तो हमें फोकस यहीं पे करना है, तभी हमें क्लियर दिखेगा। ऐसे रेस को हम फोकस कर सकते हैं, लेकिन ऐसे रेस को हमें फोकस करने के लिए हमें और ज़्यादा कॉन्वेक्स होना पड़ेगा, तभी ये फोकस होगा। हमें इसका डायोप्टर बढ़ाना पड़ेगा, तब ये फोकस हो रहा है। तो मान लो ये 20 का डायोप्टर है कॉन्वेक्स लेंस, उसका ये हो गया 32 का डायोप्टर कॉन्वेक्स, तब जाके ये अकोमोडेशन हो गया। तो 20 और 32 का डिफरेंस जो +12 आया, इसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन। ये लेंस कर सकता है। अभी हमें समझना है कि लेंस में क्या ऐसा होता है, इसकी वजह से लेंस ऐसे में से ऐसा बलून शेप बन जाता है। वो हम देखेंगे कि कौन से मसल इसको ऐसे में से ऐसा फुल्ली कॉन्वेक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट आएगा, दिस इज लेंस एंड दिस इज मसल। तो ये आपका है लेंस, ओके क्लियर। ये आपके है सस्पेंसरी लिगामेंट, ओके, दे आर अटैच्ड टू द लेंस। सस्पेंसरी लिगामेंट का क्या फंक्शन है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था। वैसे देर आर 70 सस्पेंसरी लिगामेंट, देखो यहाँ पर भी इस फिगर में दिखाया है, ये आपका लेंस है। तो नॉर्मली देर आर 70 सस्पेंसरी लिगामेंट, दैट 70 सस्पेंसरी लिगामेंट कीप स्ट्रेच दिस लेंस। तो सस्पेंसरी लिगामेंट स्ट्रेच करते हैं ये लेंस को, उसकी वजह से लेंस फ्लैट रहता है। ओके, अगर ये सस्पेंसरी लिगामेंट नहीं होते तो क्या होता, अगर ये सस्पेंसरी लिगामेंट नहीं होते तो लेंस फ्लैट नहीं रहता बल्कि बलून शेप हो जाता। बलून को हम बोलेंगे कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स हो जाता, मतलब 32 पावर का हो जाता। नॉर्मली ये 20 पावर का रहता है। क्यों 20 पावर का रहता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट फ्लैट होता है। क्यों ऑलमोस्ट फ्लैट होता है, क्योंकि सस्पेंसरी लिगामेंट इसको खींच के रखते हैं, इसकी वजह से ये 20 का पावर रखता है। अगर सस्पेंसरी लिगामेंट चले गए तो ये 20 का पावर हो जाएगा कॉन्वेक्स 32 का पावर, तो ये लेंस फ्लैट का हो जाएगा कॉन्वेक्स, और ये 20 का पावर हो जाएगा 32 का पावर, अगर सस्पेंसरी लिगामेंट ने अपना काम करना बंद कर दिया तो। अब हमें देखना है कि सस्पेंसरी लिगामेंट किससे अटैच होते हैं। तो सस्पेंसरी लिगामेंट अटैच होते हैं सिलियरी बॉडी से। तो यहाँ पे दिखा है आपका सिलियरी बॉडी। अब आपको समझना है कि सिलियरी बॉडी में कौन से मसल फाइबर्स होते हैं। तो सिलियरी बॉडी में सिलियरी मसल फाइबर्स होते हैं। क्लियर सबको, ये आसान है। सिलियरी बॉडी में कौन से मसल होते हैं, सिलियरी मसल्स, सबको क्लियर। तो सस्पेंसरी लिगामेंट अटैच टू द सिलियरी बॉडी, और सिलियरी बॉडी में सिलियरी मसल्स होते हैं। अब सिलियरी मसल्स में 2 तरह के मसल्स फाइबर्स होते हैं, वो आपको समझने हैं। सिलियरी मसल्स में सर्कुलर फाइबर्स होते हैं जो यहाँ पे दिखा है ऐसे, और मेरिडोनियल फाइबर्स होते हैं जो यहाँ पे दिखा है ऐसे। तो सिलियरी मसल्स में 2 मसल फाइबर होते हैं, सर्कुलर मसल फाइबर, मेरिडोनियल मसल फाइबर। सर्कुलर मतलब ऐसे वाले, तो ये सारे सिलियरी मसल है, इसको भी आप सर्कुलर मसल फाइबर भी बोल सकते हो। ये सारे सर्कुलर मसल फाइबर है, यहाँ पर भी दिखा है लेकिन 3D व्यू में नहीं दिखेगा, तो इसके लिए ये फिगर आपको समझनी है। तो ऐसा पूरा आपका होगा सर्कुलर मसल फाइबर्स, और ऐसे हो गए आपके मेरिडोनियल मसल फाइबर। तो क्लियर सबको, लेंस
लेंस इज कनेक्टेड विद अ सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट इज कनेक्टेड विद अ सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी बनती है सिलियरी मसल्स से, सिलियरी मसल्स में दो तरह के मसल फाइबर होते हैं, सर्कुलर मसल फाइबर्स एंड मेरिडोनियल मसल फाइबर। अगर सर्कुलर मसल फाइबर और मेरिडोनियल मसल फाइबर्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, तो ये समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि जो सर्कुलर फाइबर्स करता है वही चीज़ मेरिडोनियल फाइबर्स करती है। तो ये बस नाम एनाटॉमिकली है, इसमें हमें फंसने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए चाहे सर्कुलर का कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे मेरिडोनियल का कॉन्ट्रैक्ट हो, दोनों की इफेक्ट सेम है, तो वो समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। मतलब सिलियरी मसल्स, क्योंकि सिलियरी मसल्स के ये दोनों फाइबर्स हैं, तो सिलियरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा वो हमें समझना है। अगर सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो सस्पेंसरी लिगामेंट लूज हो जाएंगे, मतलब वो अपना काम करना बंद कर देंगे। क्लियर सबको? सस्पेंसरी लिगामेंट नॉर्मली क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं। किसका स्ट्रेचिंग? लेंस का। अगर सस्पेंसरी लिगामेंट अपना काम करना बंद कर देंगे तो लेंस हो जाएगा कॉन्वेक्स बलून शेप, उसका पावर हो जाएगा +32। सस्पेंसरी लिगामेंट काम अपना करना कब बंद करते हैं? अगर सिलियरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो क्लियर एवरीवन? सिलियरी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सस्पेंसरी लिगामेंट अपना काम नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह से लेंस का डायप्टर पावर 32 का हो जाएगा। कब आपको चाहिए कि आपका लेंस 20 की जगह 32 का हो जाए? जब आप कुछ नियर विजन का देख रहे हो तब। अगर आप फार से कुछ देख रहे हो, फार से, तो आपको फ्लैट लेंस चाहिए, लेकिन आप कुछ नियर से देख रहे हो तो आपको बलून शेप वाला लेंस चाहिए, 32 पावर वाला। अगर आप फार का देख रहे हो तो आपको 20 पावर वाला लेंस चाहिए। अगर आप नज़दीक का देख रहे हो, पॉइंट सोर्स देखो नज़दीक वाला, यहाँ पे डिस्टेंस, अगर आप नज़दीक का देख रहे हो तो आपको 32 वाला लेंस चाहिए। तो ये 20 का लेंस है, ये 32 का लेंस है। फार के लिए 20 का, नज़दीक के लिए 32 का। ये एबिलिटी की वजह से हम रेटिना पे फोकस कर रहे हो, अच्छे से देख पाते हैं। ऐसा लेंस ऐसे क्यों हो गया, हमने देखा वैसे, क्योंकि ये लेंस के आसपास था सस्पेंसरी लिगामेंट, वो इसको खींच के रखते थे, इसकी वजह से ऐसा लेंस था। सस्पेंसरी लिगामेंट ने अपना काम करना बंद कर दिया व्हेन ciliary muscle contraction occurs. Whenever ciliary muscle contracts, suspensory ligament is unable to do their work. That's why this lens is converted in this shape and their diopter power increased to +30 diopter. क्लियर? तो यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट ने काम करना बंद कर दिया है क्योंकि सिलियरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है और ये डायप्टर पावर ऐसा अचीव हो गया है। तो ये हमारा एकोमोडेशन हो गया। अब हमें समझना है कि सिलियरी मसल्स को कौन बोलता है कि ऐसा करो। ओके, अभी हमें समझना है कि ये सिलियरी मसल्स को कौन बोलता है कि आप ऐसे कर दो। तो ये ब्रेन से कमांड आएगा, इसको हम बोलेंगे पैरासिम्पेथेटिक नर्व। तो सिंपैथेटिक नर्व एंड पैरासिम्पेथेटिक नर्व, दो नर्व आपने एएनएस में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। पैरासिम्पेथेटिक नर्व के कॉन्ट्रैक्शन, पैरासिम्पेथेटिक नर्व के कमांड से सिलियरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो हमारे लिए आईएमपी कंसेप्ट ये है कि सिलियरी मसल्स को कनेक्शन होता है पैरासिम्पेथेटिक नर्व्स का। पैरासिम्पेथेटिक नर्व्स मतलब कौन सी नर्व? थर्ड नर्व आपको याद रखनी है, ऑक्यूलोमोटर नर्व। ओके, थर्ड नर्व ऑक्यूलोमोटर नर्व जो आपके पैरासिम्पेथेटिक नर्व होती है। तो यहाँ पे दिखा है, आप देखो, ये थर्ड नर्व ब्रेन से आ रही है। ओके, थर्ड क्रेनियल नर्व को हम बोलोगे ऑक्यूलोमोटर नर्व, ब्रेन से आ रही है। ये आपकी पैरासिम्पेथेटिक नर्व है, कहाँ पे एंड हो रही है? यहाँ पे सिलियरी मसल्स पे, यहाँ पे एंड हो रही है और उसकी वजह से लेंस आपका चेंज हो जाता है। ओके, यहाँ पे आप देखो सिलियरी मसल्स दिखा है, सिलियरी मसल्स। आप देखो पहले डिस्टेंस विजन था, डिस्टेंस विजन के लिए आप देखो A to B ये डिस्टेंस दिखा है। तो आप जब दूर का देख रहे हो तो ये सिलियरी मसल्स था बहुत ही लॉन्ग, लेकिन जब आप नज़दीक का देख रहे हो तो सिलियरी मसल हो गया स्मॉल, क्योंकि सिलियरी मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। सिलियरी मसल के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है हमने देखा, वैसे ही सिलियरी मसल के कॉन्ट्रैक्शन से लेंस हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स और आप क्लियरली देख पाओगे। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट चेंज अकर इन अकोमोडेशन, दैट इज द मेन आईएमपी चेंज इन द लेंस। और भी बहुत सारे चेंज है, अभी हम आगे देखेंगे। ओके, तो सस्पेंसरी लिगामेंट, थर्ड क्रेनियल नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व, सबको क्लियर। अभी आपको एक चीज और बोलनी है, आपने पढ़ा होगा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पेथेटिक में, ये आपको एएनएस में चला होगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑन प्यूपिल? यहाँ पे होगी आपकी प्यूपिल। तो आपने पढ़ा होगा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से प्यूपिल का क्या होता है, नहीं पढ़ा तो आप वापस पढ़ के देख लो। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से प्यूपिल का होता है डायलेशन। ये मैंने ग्लॉकोमा में भी लिया है, आपने अगेन डिस्कस कर लेना। कैसे याद रखोगे? क्योंकि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन मतलब बहुत ही बड़ा खतरा है, आपको कहीं से भाग जाना पड़ेगा, वो होगा फ्लाइट एंड फ्राइट रिएक्शन, आपने पढ़ा होगा, वो होगा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। तब आप चाहोगे कि बहुत ज़्यादा लाइट एंटर हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट एंटर होगी
तो आप अच्छे से आपको फ्लाइट करना है कि फाइट करना है, दोनों चीज़ कर पाओगे तब आप चाहोगे कि लाइट का हो जाए डायलेशन। तो ऐसे याद रखना है, सिंपैथेटिक में होता है प्यूपिल का डायलेशन, पैरासिम्पैथेटिक में होता है प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन। नहीं है तो आप एएनएस का लेक्चर में पढ़ लेना, वो क्लियरली आपको समझ में आ जाए। ये आपको याद रखना है, सिंपैथेटिक से होता है प्यूपिल का डायलेशन, पैरासिम्पैथेटिक से होता है प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन। सिंपैथेटिक से होगा डायलेशन, पैरासिम्पैथेटिक से होगा कंस्ट्रिक्शन। ओके, तो हमारा क्लियर, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स लेंस को बनाता है कॉन्वेक्स, ओके, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट भी करता है। तो जब भी हम पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल भेजेंगे तो ये तो होगा कॉन्वेक्स, लेकिन प्यूपिल भी कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो अब प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट किससे होती है? पैरासिम्पैथेटिक से। पैरासिम्पैथेटिक कब काम करते हैं? जब आप नियर का देखते हो तब। ओके, आपने देखा ना, फार का भी देखना है, नियर का भी देखना है, ये हमने यहाँ पे देखा। फार का भी देखना है, नियर का भी देखना है। नियर के देखने के लिए आपको ऐसा करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्व ने कमांड दिया। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व हमें नियर का अच्छा देखने के लिए एबल बनाती है। ओके, तो अगर हम नियर का देखेंगे तो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होगी कि डायलेट? तो एक कंसेप्ट याद रहेगा, प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट और डायलेट होगी नियर विजन में। ओके, ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल का मेन फंक्शन है लाइट को कंट्रोल करने का, एपर्चर्स की तरह काम करता है प्यूपिल, कि कितनी लाइट एंटर हो। तो फुल लाइट होगी तो प्यूपिल होगा कंस्ट्रिक्ट, डार्क एटमॉस्फेयर में होगा प्यूपिल डायलेट। ये ग्लॉकोमा में मैंने लिया है वही चीज़, डार्क में होती है प्यूपिल का डायलेशन, लाइट में होता है प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन। तो ये सभी स्टूडेंट्स को पता होता है कि डार्क में डायलेशन, लाइट में कंस्ट्रिक्शन। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि क्या कोई और चीज़ है जो प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट कर सकती है? हाँ, लाइट से तो कंस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन क्या कोई और चीज़ है जो प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट कर सकती है? तो वो है नियर विजन। क्योंकि अगर आप नियर विजन में देखोगे तो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होनी ही होनी है, क्योंकि नियर विजन में पैरासिम्पैथेटिक कमांड आते हैं, पैरासिम्पैथेटिक लेंस को भी चेंज करते हैं, प्यूपिल को भी कंस्ट्रिक्ट करते हैं और नियर विजन में अच्छे से फोकस करते हैं। क्यों नियर विजन में प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होती है? वो बहुत ही टफ कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ फोकस। वो मैं अलग से आपको एक 2 मिनट का वीडियो बना के अलग से दिखाऊंगा, लेकिन वो उसमें नहीं पढ़ोगे सो भी पड़ेगा, क्योंकि कभी पूछते नहीं है। शायद 1 मार्क में आ जाए एसक्यू में, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ फोकस। तो आपको एक ही याद रखना है कि अगर आपकी प्यूपिल कंस्ट्रिक्टेड होगी तो डेप्थ ऑफ फोकस बढ़ जाता है, और डेप्थ ऑफ फोकस बहुत ही अच्छा होना चाहिए फॉर अ नियर विजन। ओके, ये मैं अलग से आपको 2 मिनट का वीडियो बनाऊंगा लास्ट में, व्हाट इज डेप्थ ऑफ फोकस 1 मार्क के लिए, उसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। लेकिन एक समझ लो कि नियर विजन में डेप्थ ऑफ फोकस बहुत ही बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नियर विजन हम कब करते हैं? जब कुछ भी क्रूशियल हो तब। जैसे आप अभी पढ़ रहे हो वो क्रूशियल है, तो नियर विजन में आपका डेप्थ ऑफ फोकस बहुत ही अच्छा होना चाहिए। मान लो आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ा है, ठीक है, कुत्ता दूर से आ रहा है तो यू आर नॉट टेंस, पर जब नज़दीक आ रहा है तो डेप्थ ऑफ फोकस बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी आप उससे फाइट कर पाओगे या फ्लाइट कर पाओगे। तो डेप्थ ऑफ फोकस बढ़ाना है, और डेप्थ ऑफ फोकस तभी बढ़ेगा अगर प्यूपिल कंस्ट्रिक्टेड होगी तो। दैट्स वाई इन ए नियर विजन प्यूपिल कंस्ट्रिक्टेड होगी। क्योंकि स्टूडेंट्स को क्या लगेगा कभी कभी कि यार नियर विजन में डार्क और लाइट की तो बात ही नहीं है, हमने तो देखा कि डार्क में प्यूपिल डायलेट, लाइट में प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट, तो नियर विजन में तो डार्क और लाइट की बात नहीं है, तो प्यूपिल क्यों कंस्ट्रिक्ट हो जाती है? तो कंसेप्ट ये है कि नियर विजन में पैरासिम्पैथेटिक नर्व उसको बोलती है कि तुम कंस्ट्रिक्ट हो जाओ, क्योंकि कंस्ट्रिक्शन से आपका डेप्थ ऑफ फोकस बढ़ेगा। वो डेप्थ ऑफ फोकस आप गाइडन में इमेज देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आप समझ रहे हो तो भी मैं अलग से अपना पीपीटी रखूंगा 2 मिनट का, उसमें आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली कि व्हाट इज डेप्थ ऑफ फोकस। तो अभी आपके लिए क्लियर, अगर आप नियर का देख रहे हो तो नियर में लेंस होगा कॉन्वेक्स और प्यूपिल होगी कंस्ट्रिक्ट, ये 2 चीज़। और तीसरी चीज़ क्या होती है? दोनों आई की प्यूपिल होती है कन्वर्ज, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस ऑफ आई। ये मैंने दिखाया है फिगर में, देखो अभी आप फार का देख रहे हो, फार ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपकी प्यूपिल होगी। ओके, सीधी, ये दोनों लाइन देखो सीधी है। अगर आप फार का ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो प्यूपिल होती है यहाँ पे सीधी। लेकिन अगर आप नियर ऑब्जेक्ट देखोगे, नियर ऑब्जेक्ट, तो ये प्यूपिल इस तरफ, क्योंकि यहाँ पे उसको नियर देखना है तो ये प्यूपिल इस तरफ जाती है, ये प्यूपिल इस तरफ आती है, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस ऑफ प्यूपिल। क्या लिखा है? कन्वर्जेंस। नॉर्मली ये है, अगर ये इस तरफ आ जाए और ये वाले इस तरफ आ जाए, दोनों एक दूसरे से मिलने का ट्राई करें, तो इसको हम बोलोगे कन्वर्जेंस ऑफ प्यूपिल। क्योंकि हमने देखा है कन्वर्जेंस में सारे रेस एक जगह पे फोकल पॉइंट पे इकट्ठा होते हैं। कन्वर्जेंस ऑफ प्यूपिल का मतलब क्या है? दोनों प्यूपिल एक दूसरे को मिलने का ट्राई करें वैसा दिखता है, तो इसको हम बोलेंगे कन्वर्जेंस ऑफ प्यूपिल। ओके, ये कन्वर्जेंस ऑफ लाइट रेज नहीं है, कन्वर्जेंस ऑफ लाइट रेज तो
लेंस करता है, लेकिन प्यूपिल का कन्वर्जेंस होता है। तो तीन चीज़ें होती है नियर विजन के लिए। नियर विजन के लिए एक तो होगा प्यूपिल का कन्वर्जेंस, दूसरा होगा प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन, और तीसरा होगा लेंस का कर्वेचर इंक्रीज। तो व्हाट इज एकोमोडेशन? एकोमोडेशन मतलब फार विजन से भी आप नियर विजन देख पाते हो, इसको बोलते हैं हम एकोमोडेशन। फार विजन से हमें नियर विजन देखना है, एकोमोडेशन। इसके लिए हमारी आई में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? तो बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, वो अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन तीन चेंजेस आपके लिए वेरी एमपी, वो आपको याद रखने हैं। कैसे? एक तो कर्वेचर ऑफ लेंस इंक्रीज, दूसरा कन्वर्जेंस ऑफ आई सकर, एंड तीसरा कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। कैसे याद रखोगे? कंस्ट्रिक्शन, कन्वर्जेंस एंड कॉन्वेक्स। कंस्ट्रिक्शन, कन्वर्जेंस, कॉन्वेक्स, ये तीनों चीज होती है नियर विजन में एकोमोडेशन। कन्वर्जेंस किसका? दोनों प्यूपिल का कन्वर्जेंस मतलब आई का कन्वर्जेंस। कॉन्वेक्स किसका? मतलब लेंस का कॉन्वेक्स। कंस्ट्रिक्शन किसका? मतलब प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन। तो ये तीन चीजें आपको एकोमोडेशन में लिखनी ही लिखनी है। इसको एकोमोडेशन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। आप अपनी आई में भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। अभी आप देखो, कोई भी आपका रिलेटिव है, उसको बिठाओ आपके सामने और उसको बोलो कि आप दूर की दीवार को देखो या कुछ दूर की चीज़ उसको दिखाओ। फिर दूर की चीज़ वो दिख रहा है, फिर सडनली आप उसकी आप फिंगर आपकी उसके आँख के सामने रखना। पहले आप उसको बोलो आप दूर की चीज़ें देखो। जब वो दूर की चीज़ें देख रहा है तब आप उसकी प्यूपिल देखना अच्छे से। ओके, फिर आप अपनी फिंगर उसके आँख के बिल्कुल नज़दीक में रख देना। तो वो उसको बोलना कि मेरी फिंगर तुरंत देखना। तो पहले बोलो दूर का देखो, फिर उसको बोलना कि मेरी फिंगर देखो। जैसे ही वो आपकी फिंगर देखेगा तो आप देखना ये प्यूपिल होगी, दोनों आपकी वो कन्वर्ज होकर इकट्ठा दिखेगी। ये आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज ये सारी प्रैक्टिकल की बातें, अगर प्रैक्टिकल हो चुका है तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज जब भी हम मिलेंगे, शायद ये जल्दी कोरोना खत्म हो जाए तो हम फिर कॉलेज में भी देखेंगे कि ये कैसे कन्वर्जेंस होता है। अदरवाइज आप घर पे भी देख पाएंगे। रिलेटिव को दूर का देखने का बोलना, फिर आप फोकस करना प्यूपिल पे, सडनली उसको अपनी फिंगर दिखाना नज़दीक पे, और आप प्यूपिल देखना, दोनों प्यूपिल इकट्ठा होती हुई दिखेगी, जिसको हम बोलेंगे कन्वर्जेंस ऑफ प्यूपिल। तो तीन चीज़ें होती है नियर विजन में: कन्वर्जेंस ऑफ प्यूपिल, कॉन्वेक्सिटी ऑफ लेंस इंक्रीज एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल अकर। ये तीन चीज़ें होती है फॉर अ नियर विजन। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, 6 से 7, लेकिन वो आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। व्हाट इज एकोमोडेशन रिफ्लेक्स? फार विजन में से नियर विजन में देखने के लिए ये जो चीज़ें होती है, इसको हम बोलेंगे एकोमोडेशन रिफ्लेक्स। ओके, तो हमारे लिए क्लियर, एकोमोडेशन से भी प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन होती है एंड लाइट से भी प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन होती है। तो एकोमोडेशन रिफ्लेक्स में भी प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन होगी और लाइट रिफ्लेक्स में भी प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन होगी। लाइट रिफ्लेक्स जब चलेगा तब उसमें देखेंगे, लेकिन अगेन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि देयर आर टू सोर्स टू कंस्ट्रिक्ट द प्यूपिल। वन इज लाइट, सेकेंड वन इज नियर विजन। लाइट ज़्यादा है तो प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट होना है, क्योंकि वो कंट्रोल करती है, और नियर विजन में वो डेप्थ ऑफ फोकस बढ़ाती है, दैट्स व्हाई प्यूपिल कंस्ट्रिक्टेड। व्हाट इज डेप्थ ऑफ फोकस? वो आप गाइटन में एक फिगर में देख सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक अलग से स्लाइड रखूंगा, उसमें आप आसानी से समझ पाओगे। तो अगेन, व्हाट इज एकोमोडेशन? ओके, व्हाट इज एकोमोडेशन? एकोमोडेशन मतलब फार का देख सकते हो, नजदीक का देख सकते हो, दैट इज एकोमोडेशन। नियर पॉइंट मतलब नजदीक का जो देख पाते हो, दैट इज नियर पॉइंट। फार पॉइंट मतलब दूर का जो देख पाते हो, दैट इज फार पॉइंट। फार पॉइंट और नियर पॉइंट में दोनों जगह देख पाते हो, उसका डिस्टेंस, दैट इज अ रेंज ऑफ एकोमोडेशन। और फार पॉइंट और नियर पॉइंट देखने के लिए जो आपको एम्पलीट्यूड चेंज करना पड़ता है, जो डायोप्टर चेंज करना पड़ता है लेंस का, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन। नॉर्मल डायोप्टर पावर लेंस का होगा 20, वो चेंज कर सकता है 32 तक। इसको बोलेंगे +12 डायोप्टर का हाई, इसको बोलेंगे हम +12 डायोप्टर एकोमोडेशन पावर है। ओके, लेंस नॉर्मली सस्पेंसरी लिगामेंट से कनेक्टेड होता है, उसकी वजह से लेंस रहता है ऑलमोस्ट फ्लैट, लेकिन सस्पेंसरी लिगामेंट कनेक्टेड होता है सिलियरी बॉडी और सिलियरी मसल से। अगर सिलियरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो सस्पेंसरी लिगामेंट अपना काम करना बंद कर देंगे और लेंस हो जाएगा कॉन्वेक्स, डायोप्टर हो जाएगा +32। सर्कुलर मसल फाइबर्स एंड मेरिडोनल मसल फाइबर, दोनों मसल फाइबर हिस्सा है सिलियरी मसल्स का। और जब थर्ड क्रेनियल नर्व मतलब पैरासिम्पेटिक नर्व कमांड देगी, तब सिलियरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एकोमोडेशन में आएगी। द चेंजेस अकर इन एकोमोडेशन, सबसे पहला ये रखना है कॉन्वेक्सिटी ऑफ लेंस इंक्रीज। ओके, मतलब कर्वेचर ऑफ लेंस इंक्रीज। सेकंड वाला ये रखना है कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, और थर्ड वाला याद रखना है कन्वर्जेंस ऑफ आइज। बाकी ये सब चीज़ें आप लिखते हो थोड़ा बहुत, स्लैंकिंग, जोन्यूल्स, लेंथ डाउन, तो ठीक है, लेकिन ये 3 चीज़ें आपको लिखनी ही लिखनी है। ओके, तभी आपको याद रहेगा। इसके बाद हम प्रेस बायो का भी एक अप्लाइड देखेंगे, उसमें हम थोड़ा बहुत देखेंगे कि ये सारा लेंस अपना काम करना बंद कर देता है, तो प्रेस बायो पे होगा। तो सबको एकोमोडेशन क्लियर?
आई होप आपको समझ में आ जाएगा। अब लास्ट लेक्चर आपने एकोमोडेशन भी समझ लिया और पहला लेक्चर भी समझ लिया है, वो वाला मतलब ऑप्टिक्स मैकेनिज्म वाला, तो अभी आपको आसानी से रिफ्रैक्टरी एरर्स सारे समझ में आ जाएंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैं रिफ्रैक्टरी एरर्स ऑफ आइज कवर करूंगा, ठीक है।